इंडिया में बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो सब पे समान तरीके से अप्लाई होता है, यानी कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रिमिनल लॉ। मान लो आपने मर्डर किया और मैंने भी मर्डर किया, सो वी बोथ विल बी बुक्ड अंडर द सेम सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। यानी कि हम पे ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है। आप पे भी सेम तरीके से अप्लाई होगा और मेरे पे भी सेम तरीके से अप्लाई होगा। यानी कि हम दोनों अगर मर्डर करें तो हमें सेम पनिशमेंट मिलेगी, भले ही आप अमीर हो, भले ही मैं गरीब हो, या भले ही आप मान लो क्रिश्चियन हो, मैं सिख हूं, कोई हिंदू है, कोई पारसी है, कोई जैन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडीज रिलीजन, ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है। यानी कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है, ये सब पे समान तरीके से अप्लाई होते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ का एक एक्सेप्शन है जिसे कहा जाता है पर्सनल लॉज, जो कि रिलीजन टू रिलीजन वेरी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लॉज रिलेटेड टू मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस, ये अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग उनके अपने खुद के पर्सनल लॉज हैं। मान लो अगर कोई हिंदू शादी कर रहा है तो वो कौन से लॉ के तहत शादी कर रहा है? हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के तहत। अगर कोई मुस्लिम शादी कर रहा है तो वो कौन से लॉ के तहत शादी कर रहा है? मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत। तो ऐसे ही मैरिज से रिलेटेड, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हर एक रिलीजन के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। अब जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज लाने की बात करता है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो कि एक डीपीएसपी है। तो ये आर्टिकल कहता है द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर डाला कैसा गया? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ड्राफ्टिंग कमेटी ने बहुत ज्यादा डिबेट किया। कोई मेंबर्स ने कहा कि इसे फंडामेंटल राइट में डालना चाहिए और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इसे डीपीएसपी में डालना चाहिए। और फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में डाला गया। यानी कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि जब भी पॉसिबल हो तब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दो, इन्फोर्स कर दो। अब अगर हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छे से समझना है तो एक लैंडमार्क केस जो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो, इसे हमें अच्छे से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। तो 1932 में शाह बानो ने मोहम्मद अहमद खान से शादी की, जो कि इंदौर के एक बहुत ही फेमस लॉयर थे। लेकिन शादी के कुछ साल बाद मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये चीज अलाउड है। अब जब शाह बानो ने इस चीज का अपोज किया तो 1975 में मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो को घर से निकाल दिया और 1978 में शाह बानो को इर्रेवोकेबल तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक कह के उन्होंने शाह बानो को तलाक दे दिया। अब शाह बानो वाज पुअर, इलिटरेट, शी वाज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं थी, तो उन्होंने मेंटेनेंस डिमांड की अपने हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान से। लेकिन मोहम्मद अहमद खान ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, 1 रुपया भी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि एज पर मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो कि मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, वो ये कहता है कि एक हस्बैंड को डाइवोर्स के बाद वाइफ को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। ये कह के मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। अब शाह बानो वाज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को मेंटेन तो नहीं कर पाती फाइनेंशियली, तो वो गई लॉयर के पास। अब लॉयर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जो है इंदौर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, आपका तो पर्सनल लॉ है ही, लेकिन ये जो लॉ है सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है, ये सब रिलीजन पे अप्लाई होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से रिलीजन से वो बिलोंग कर रहा है, वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है। ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, यानी ये सब पे समान तरीके से अप्लाई होता है। अब वो गई लॉयर के पास, लॉयर बोला ठीक है हम इस लॉ के तहत जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे इन इंदौर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अब इंदौर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने क्या कहा कि मोहम्मद अहमद खान को हर महीने 25 रुपया शाह बानो को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब मोहम्मद अहमद खान तो इसके लिए राजी नहीं थे, तो उन्होंने इंदौर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ अपील किया मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। लेकिन तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी इस मेंटेनेंस को बढ़ा दिया, तो 25 रुपीज से ₹179 कर दिया पर मंथ।
तो अब मोहम्मद अहमद खान को शाह बानो को हर महीने 179 रुपीज मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद अहमद खान तो ये चाहते नहीं थे, तो उन्होंने इस डिसीजन के खिलाफ अपील किया इन दी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, तो एक तरफ थे शाह बानो और एक तरफ थे मोहम्मद अहमद खान और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। अब क्या डिसीजन लिया गया, चलिए ये समझते। तो मोहम्मद अहमद खान का कहना यह था कि मेरा जो पर्सनल लॉ है यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये मुझे कहता है कि डाइवोर्स के बाद मुझे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा कि सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो कहता है कि अगर एक वाइफ अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा हस्बैंड को। तो अगर वो वाइफ हो या कोई माइनर हो, यानी कि जो बच्चा 18 साल से कम का है, या कोई पेरेंट्स हो जो अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आदमी को उनको मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। और एक चीज याद रखेगा, एज पर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वाइफ कौन होती है? वाइफ डाइवोर्स के बाद भी आपकी वाइफ रहती है जब तक वो किसी और से शादी नहीं कर लेती। क्योंकि शाह बानो ने तब तक तो किसी और से शादी की नहीं थी, तो वो तब भी आपकी वाइफ ही है और तब तक आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो देखो, क्योंकि शाह बानो पुअर थी, वो अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर पाती और वो वाइफ के डेफिनेशन में भी आएगी अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्योंकि वाइफ जो है वो डाइवोर्स तो हो गया लेकिन वो किसी और से तो शादी नहीं की है, इसीलिए उसको मेंटेनेंस देना बनता है। ही हैज टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो सब रिलीजन पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब क्या डिसीजन लिया गया, चलिए ये समझते हैं। तो मोहम्मद अहमद खान का कहना क्या था, हम लोगों ने देखा कि ये जो लॉ है जो यूनिवर्सली अप्लाई होता है सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये मेरे पर्सनल लॉ के, मुस्लिम मैरिज एक्ट के अगेंस्ट है, ये उसको वायलेट कर रहा है। मेरा लॉ तो कहता है, मेरा मुस्लिम मैरिज एक्ट तो कहता है कि मुझे 1 रुपया भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है, और ये जो है ये तो उल्टा कह रहा है कि मेंटेनेंस देना है, तो ये मेरे पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है, ये कहा मोहम्मद अहमद खान ने। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक लॉ का मेन सोर्स क्या है? होली कुरान, और होली कुरान का आयत नंबर 241 कहता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन टू टेक केयर ऑफ द फीमेल, टू लुक आफ्टर द फीमेल। और सेक्शन 125 और सीआरपीसी भी तो यही कह रहा है, वो यही कह रहा है कि अगर अपने वाइफ जो है अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन नहीं कर पा रही है, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू गिव हर मेंटेनेंस। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे हैं? लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना ये था कि हाँ, हस्बैंड अपनी वाइफ का तो ख्याल रख ही रहा है, वो मेहर तो देता ही है जो कि यूजुअल एक्सपेंडिचर है। सो अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट मेहर एक ऐसा अमाउंट है जो हस्बैंड वाइफ को देता है आफ्टर मैरिज, जो कि यूजुअल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है, कपड़ा खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है तो उसके लिए दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेहर अलग है और मेंटेनेंस अलग है, आप ये दोनों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज मत करो। और ये जो लॉ है यूनिवर्सल लॉ सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब रिलीजन पे अप्लाई होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, ये सब पे समान तरीके से अप्लाई होगा। और ये जो लॉ है सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और भले ये दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी, देन ऑल्सो सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शैल प्रिवेल। तो ये डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट हस्बैंड हैज टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ इफ शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, क्योंकि वो उसकी वाइफ ही है। अभी तक हम लोगों ने समझा सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, क्योंकि वाइफ ने अभी दूसरे से शादी नहीं की है तो वो आपकी वाइफ ही है, एंड बिकॉज शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ देन हस्बैंड हैज टू गिव हर मेंटेनेंस। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतने प्रोग्रेसिव जजमेंट को द देन गवर्नमेंट यानी कि राजीव गांधी की सरकार ने पूरी तरीके से बदल दिया। तो राजीव गांधी की सरकार ने पास किया मुस्लिम विमेन एक्ट, और इस एक्ट के अनुसार हस्बैंड को वाइफ को डाइवोर्स के बाद लाइफ टाइम मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। ही इज रिक्वायर्ड टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, यानी कि मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए ही मेंटेनेंस देने की जरूरत है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका नाम है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ के अंडर देयर आर डिफरेंट वेज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज को डिसॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं जो कि मुस्लिम लॉ के अंडर दिए गए हैं। वो तरीके क्या है? सबसे पहले तलाक़े सुन्नत। तो तलाक़े सुन्नत के अंडर आता है तलाक़े अहसन और तलाक़े हसन। उसके बाद
है तलाक बिद्दत। तो एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले तलाक सुन्नत। तो सुन्नत मतलब होता है कल्चर या ट्रेडिशन, ऐसी चीज जो ट्रेडिशनली चली आ रही है वो होता है तलाक सुन्नत। तलाक बिद्दत, बिद्दत मीन्स समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, ऐसी चीज जो ट्रेडिशनली नहीं चली आ रही है, जो न्यूली ऐड की गई है, वो है तलाक बिद्दत। अब तलाक सुन्नत के अंदर आता है तलाक अहसन और तलाक हसन। अब एक एक करके समझते हैं। तो तलाक अहसन में क्या होता है, जो हस्बैंड है वो एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है, उसके बाद सिर्फ एक बार, ठीक है। तो जो हस्बैंड है वो एक बार तलाक प्रोनाउंस करता है, उसके बाद 90 डेज का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि 3 महीने का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये 3 महीना खत्म होने से पहले पहले अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेटलमेंट हो जाए, जो आर्बिट्रेशन है वो हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये तलाक रिवोक हो जाता है और मैरिज जो है वो फिर से वैलिड रहता है, ठीक है। तो वो होता है तलाक अहसन। तलाक हसन में क्या होता है, हस्बैंड एक बार नहीं, हस्बैंड 3 बार तलाक प्रोनाउंस करता है और उसके बाद 90 डेज का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हस्बैंड 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर रहा है वो एक साथ प्रोनाउंस नहीं करेगा, यानी कि ऐसे नहीं बोलेगा तलाक तलाक तलाक। तो फिर क्या होगा, तो पहले महीने में वो एक बार तलाक बोलेगा, दूसरे महीने में और एक बार तलाक प्रोनाउंस करेगा और तीसरे महीने में और एक बार तलाक प्रोनाउंस करेगा। ये होता है तलाक हसन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे सपोज फर्स्ट महीने में हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस कर दिया, दूसरे महीने में भी हस्बैंड ने तलाक प्रोनाउंस कर दिया, अगर तीसरा महीने में उसने तलाक प्रोनाउंस नहीं किया तो क्या होगा, तो फिर से वैसे ही होगा, तलाक जो है वो रिवोक हो जाएगा और मैरिज जो है वो वैलिड रहेगा। यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेटलमेंट हो जाए और हस्बैंड जो है तीसरे महीने में ये डिसाइड करे आपस में मिलके कि ठीक है हस्बैंड जो है वो तलाक प्रोनाउंस नहीं करेगा, तो तलाक जो है फिर वो रिवोक हो जाता है और मैरिज वैलिड रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तलाक अहसन में एक बार तलाक प्रोनाउंस किया गया, यहाँ पे भी 3 बार तलाक प्रोनाउंस किया गया, लेकिन एक बार में नहीं, हर एक महीने में एक एक बार तलाक प्रोनाउंस किया गया। उसके बाद होता है तलाक बिद्दत। अब इसी को कहा जाता है ट्रिपल तलाक, यानी कि जो कहा जाता है 3 बार तलाक तलाक तलाक, वो यही है तलाक बिद्दत। इसमें तो कोई सेटलमेंट के चांसेस नहीं होते, जैसे ही वो बोला तलाक 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 वैसे ही जो है तलाक हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है तलाक बिद्दत। अब जो शायरा बानो थी उसने सुप्रीम कोर्ट में यही तलाक बिद्दत को चैलेंज कर दिया। किसको, तलाक बिद्दत को, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको तलाक बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक दिया। तो उसने क्या किया, 2016 में एक पिटिशन फाइल किया इन दी सुप्रीम कोर्ट और मुस्लिम लॉ के 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। वो 3 प्रैक्टिसेस क्या थे, तलाक बिद्दत, पॉलीगैमी और निकाह हलाला। तो पिटिशनर कौन थी, शायरा बानो, और रिस्पोंडेंट में कौन कौन थे, शायरा बानो के पति रिजवान अहमद, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो ये जो जजमेंट है ये डिसाइड किया गया बाय 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन से डेट में, अगस्त 2017 में। अब क्या जजमेंट दिया गया और क्या पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था, चलिए ये समझते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना ये था कि ये जो शायरा बानो ने तलाक बिद्दत को चैलेंज किया है, ये जो तलाक बिद्दत है ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। देखो, कोई भी रिलीजन का एक होता है रिलीजियस प्रैक्टिस और एक होता है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल इस्लाम में नमाज पढ़ना उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना ये उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। नमाज पढ़ना तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना ये उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो कोई भी रिलीजन का जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें कोर्ट, उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकता। वही कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, क्योंकि ये जो तलाक बिद्दत है ये इस्लाम का ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसीलिए कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता और इसमें आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पर्सनल लॉ है। देखो, ये जो मुस्लिम लॉ है ये तो पर्सनल लॉ है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स, अब्रिजेस और कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर स्टेट ने कोई भी ऐसा लॉ बनाया विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो क्या होगा, तो कोर्ट के पास पावर है ऑफ जुडिशियल रिव्यू और कोर्ट इस लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। कब, जब स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाए। लेकिन यहाँ पे ये जो मुस्लिम लॉ है ये तो स्टेट ने नहीं बनाया, ये तो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये तो पर्सनल लॉ है, ये तो मुस्लिम लॉ है। ठीक है, तो ये
ये तो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, ये स्टेट मेड लॉ तो है नहीं, तो इसमें जुडिशियल रिव्यू कहां से एप्लीकेबल होगा? इसमें तो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 तो कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। यहाँ पे तो ये स्टेट मेड लॉ तो नहीं है, पार्लियामेंट ने ये लॉ तो नहीं बनाया, ये तो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, तो इसीलिए इसमें जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कहना था रिस्पोंडेंट का। दूसरी बात, ये जो तलाक बिद्दत है ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। क्योंकि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इसलिए ये आर्टिकल 25 के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 25 क्या कहता है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन, ठीक है। और ये जो तलाक बिद्दत है ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोर्ट इस केस में इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। आपको समझ में आया? क्योंकि तलाक बिद्दत एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम का, इसलिए कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए कोर्ट इसको नल एंड वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये कहा गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा। लेकिन जो शायरा बानो के लॉयर्स है, जो पिटिशनर है, उनका कहना क्या था? उनका कहना ये था कि ये जो तलाक बिद्दत है ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15 को वॉयलेट कर रहा है विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, और ये आर्टिकल 21 को भी वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के अगेंस्ट है। क्या? तलाक बिद्दत। इस ग्राउंड पे जो है पिटिशनर ने तलाक बिद्दत को चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो तलाक बिद्दत है ये मुस्लिम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है? अगर आप कोई रिलीजन से उनका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ही हटा दोगे तो उस रिलीजन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो तलाक बिद्दत है ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इस पे जुडिशियल रिव्यू अब एप्लीकेबल है और हम इस तलाक के बिद्दत को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और जो और दो प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया गया था बाय शायरा बानो, क्या क्या थे वो दो प्रैक्टिसेस? एक पॉलीगैमी और एक क्या था? निकाह हलाला। तो ये जो पॉलीगैमी और निकाह हलाला, ये जो और दो प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया गया है इस पे हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। ये काम पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है। पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, इसको रिपील करना है, अमेंड करना है, क्या करना है, ये चीज पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ये चीज हम नहीं डिसाइड करेंगे। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने।